हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो इस टाइम टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 4 फरवरी। तो इसी को टारगेट करते हुए आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी का टारगेट 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप 1 से लेकर 85 क्वेश्चन तक पहुंच गए तो समझिए ये क्लास आप सभी को 35 से 40 नंबर का इजाफा करा सकता है आपकी शिफ्ट के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास में बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमेशा एमटीएस हवलदार के पेपर में सवाल पूछे आते हैं, प्लस एसएससी के नए पैटर्न पे जो सवाल इस टाइम बन रहे हैं वो भी प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर केवल 90 मिनट का होता है, इन्हीं 90 मिनट में आप सभी को 25 क्वेश्चन जीके हल करने के मिलते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो आपका रीजनिंग और मैथ का होता है, जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं। पहले सेक्शन में तो माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है, लेकिन आप सभी को क्वालिफाइंग करना होता है। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 40 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं पहले सेक्शन में से। और इस 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी के पास केवल 45 मिनट का समय रहता है। जैसे ही ये 45 मिनट समाप्त होगा तो आपका दूसरा का सेक्शन शुरू हो जाता है, जो कि 25 क्वेश्चन जीके मिलेगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश मिलेगा। इन्हीं 50 क्वेश्चनों से आपका रिजल्ट बनता है। आप सभी का मेन सिलेबस यही है, जीके और इंग्लिश। इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 150 नंबरों में से आप सभी का पूरी तरीके से सिलेक्शन होने वाला है, और इसमें 1 नंबर का माइनस मार्किंग होने वाला है। तो साथियों, इसी को देखते हुए आज के इस सेशन में ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। केवल आपको इन्हीं टाइप के प्रश्नों को पढ़ना है आने वाले 15 दिनों के लिए। ओके हमने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ शाम को 7:30 बजे जुड़िए। आपके लिए हम हर टाइप का क्वेश्चन कराने के लिए तैयार है, बस आपको डेली क्लास करनी है। ओके तो चलिए क्लास को शुरू करते। पहले आप 1 से लेकर 85 क्वेश्चन पहुंचने का प्रयास करिएगा। यदि आप पहुंच गए तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की होने वाली है। ओके तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? तो साथियों, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव, इसका संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? तो इसे दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चुलोम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो कि एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो साथियों, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो भाई कथकली किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथक की कली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो साथियों, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्या को कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो भाई अवध का संबंध था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी देखेंगे। ओके टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, कम समय में हमें अधिक क्वेश्चनों को हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। शैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। तो भाई ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो ये कथक कली की प्रतिपादक हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में मेन सब्जेक्ट होने वाला जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश, तो आप सभी को अपने पेपर में बैठने से पहले पूरी 1000 क्वेश्चन को तैयार करना है। पूरे 20 टेस्ट आपको जीके जीएस करंट अफेयर का लगाना है और पूरे इंग्लिश का 20 टेस्ट लगाना है। पेपर में छपने वाला ये प्रश्न टेस्ट होगा। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने पेपर में बैठने से पहले एक एक दिन में लगभग 2 से 3 टेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर का लगाइए, तो 2 से 3 इंग्लिश का टेस्ट लगाइए। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की होने वाली है। और ये टेस्ट मात्र भाई हमने आपके लिए 50 रुपीज़ का कर दिया है। जैसे ही आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको प्रोसेस बता देगी। बस आपको इस मैसेज करना है कि सर हमें ये टेस्ट चाहिए था, आपको टीम तुरंत प्रोवाइड कर देगी। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अपने पेपर में बैठने से पहले, अपने एग्जाम से पहले एक बार इस टेस्ट को लगाइए, क्योंकि भाई जितने भी क्वेश्चन इस टेस्ट में लगभग पूरे 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन भाई एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। जिस लेवल के सवाल हमेशा पूछे थे, प्लस 2025 में और 2026 में जो एग्जाम होने वाले कुछ नए पैटर्न पे सवाल आएंगे भाई जीके जीएस का। जो भी आपका बदलाव हुआ वो जीके जीएस में ही बदलाव हुआ है। ओके, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले इस टेस्ट में। तो इसलिए इस टेस्ट को आप अपने पेपर से पहले एक बार जरूर हल करके जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध गिटार से है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों जो प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हारमोनियम संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो साथियों जो प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हारमोनियम वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? भगोरिया स्वांग किस त्योहार से संबंधित है बताएंगे आप लोग? तो ये होली से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है? भाई सोहराय, जो कि दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, जो कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है, सोहराय। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक दम में फी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है? तो साथियों किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक दम में फी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। सकरात उत्सव किस राज्य में बूदी गली या क्लासी नृत्य के साथ मनाया जाता है? जहां महिलाएं अपनी सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम शिफ्ट के लिए। तो साथियों सकरात उत्सव किस राज्य में बूदी गली या क्लासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर किस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है? टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन किस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव होता है? तो भाई पौष माह के अंतिम दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तो साथियों तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो कि तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तो थाईपुसम कहलाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को।
सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसे तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है बताइएगा। तो ये महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है वर्ली चित्रकला। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। थांगका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है बताइए। थांगका जो पेंटिंग शैली है इसमें किस देवता को दर्शाया गया है? तो इसमें बौद्ध देवताओं को दर्शाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो साथियों जो मेखला चादर है किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो ये असम राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है जो मेखला चादर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? तो गगनयान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? तो साथियों भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? तो 1982 में किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी बताइए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक 48वीं थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे बताइए। कबड्डी में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? उनका नाम क्या था? सहानंद महादेव शेट्टी थे जो कि कबड्डी में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। सहानंद महादेव शेट्टी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितने फीट होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितने फीट की होती है? तो 5.1 फुट की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले कितने के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते हैं? तो साथियों बॉल बैडमिंटन में जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले कितने अंक के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते हैं? तो भाई 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर क्या देते भाई बदल देते हैं। बी ऑप्शन 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा किस खेल में आती हैं जो कि इन्होंने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था? तो ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? तो साथियों भारत ने अपना जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण था किस वर्ष किया था बताइए। तो 1974 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी बताइए। तो सकीना खातून थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को सॉरी। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो साथियों लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे बताइएगा। तो 2 रजत पदक जीते थे भारत ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि आप सभी से सवाल पूछ देगा कि पेरिस 1900 में, जब पेरिस आपका 1900 में मैच हुआ था तो इसमें रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप सभी को नाम मालूम होना चाहिए। सवाल ऐसे पूछेगा कि पेरिस 1900 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा नॉर्मन
प्रीचर्ड थे। कौन थे भाई? नॉर्मन प्रीचर्ड थे। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? 2 रजत पदक जीते। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1893 में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। अन्नू रानी फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। यानी दोस्त अन्नू रानी भाला फेंक में या डिस्कस फेंक में या शॉर्ट पुट फेंक में या हथौड़ा फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो बताइए किस फेंक में अन्नू रानी है जो कि 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो याद रखिएगा भाला फेंक में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो साथियों 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल 6 पदक भारत ने जीते थे 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखित उपन्यास यह है? तो शशि थरूर द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखा गया था उपन्यास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो साथियों द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुजा चौहान है द जोया फैक्टर पुस्तिका की लेखक। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन थे? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो आरसी दत्त हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथात्मक किताब है? बताइए। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथात्मक किताब है? तो ये दलाई लामा की आत्मकथात्मक किताब है, फ्रीडम इन एक्साइल। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण के लेखक है? बताइए। अभिनय दर्पण के लेखक कौन इनमें से? तो नंदीकेश्वर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्त। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला है किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो साथियों भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो मदुरै को पूर्व का एथेंस कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया स्थापना कब हुई थी? यानी भाई जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो 1951 में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर साइन किए थे? तो चीन देश के साथ हुआ था पंचशील संधि पर साइन, भारत और चीन के बीच। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? बताइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? तो अनुच्छेद 151 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो साथियों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या जो पहले 525 थी लेकिन इसे बढ़ाकर 545 कर दी गई, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता गणराज्य शब्द कब जोड़े गए थे? यानी किस वर्ष में कौन से संशोधन के तहत किया गया था? भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। तो 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे ये तीनों शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 324। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51। अकबर की राजस्व प्रणाली जब तक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो साथियों, जो अकबर की राजस्व प्रणाली थी जब तक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना है? तो ध्यान रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में स्टार्ट हुआ था, 17 में समाप्त हुआ था, जो कि भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 को। 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? तो भाई खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर यह किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर यह किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो ये 11वें पंचवर्षीय योजना का विषय था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। स्लाइड शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, स्लाइड शब्द किस खेल में आता है? ये तो ये बेसबॉल खेल से संबंधित है स्लाइड शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप चैनल पे यदि नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि भाई लगातार अपनी क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं, तो आपको डेली नोटिफिकेशन लेना है सबसे पहले, तो इसलिए आप मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। ओके, सर्व किस खेल से संबंधित है? यानी जो सर्व शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 57। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? तो साथियों, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था, यानी किस वर्ष में? तो वर्ष 1951 में जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 58। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 59। कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? बताइए। तो ये ट्रॉम्बे मुंबई शहर में की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, इस सवाल का राइट आंसर बताइए, क्या बनेगा राइट आंसर? नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? साथियों, नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? टोटल 22 परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है नवंबर 2022 तक जानकारी प्राप्त के अनुसार। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 65 को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली शहर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 66। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 67 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? साथियों जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? जितने भी साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस जितने भी मोस्ट टॉपिक सभी टॉपिक्स क्वेश्चन लगातार आपके लिए शाम को 7:30 बजे चलेगी। तो शाम के 7:30 बजे वाली क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डेली करना है तो करना है। ओके। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? तो इसे 2003 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 71। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसके अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बताइए किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखिएगा चंदेल वंश के शासकों ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए। हर साल किस राज्य में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य में पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों हर साल किस राज्य में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य में पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 को। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 76। गुजरात का कदाड़ा बांध किस नदी पर बना है? गुजरात का जो कदाड़ा बांध है किस नदी पर बना है? तो ये माही नदी बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 को। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो गांधी सागर बांध है किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 78 को। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? बताइए आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? तो ये जीडीपी में निरंतर वृद्धि यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 80 को। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? बताइएगा। तो तृतीयक क्षेत्र को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 81 को। मुद्रा स्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है मुद्रा स्फीति के संदर्भ में सीपीआई का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 82 को। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है बताइए। तो 1973-74 को काला बजट भी कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 83 को। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो भाई प्रधानमंत्री साहब होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के 4 स्तंभों में से एक कौन सा नहीं है? जैसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया क्षेत्र है, नई प्रक्रियाएं, लेकिन जो साझेदारी पूर्ण है, ये भाई मेक इन इंडिया के जो कार्यक्रम है इनके 4 स्तंभों में से ये नहीं है, साझेदारी पूर्ण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो साथियों वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो पूरे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1969 में। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 86 को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? तो बताइए। तो एसबीआई बैंक ने शुरू की। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 87 को। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो साथियों भारत में कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 88। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? बताइए। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो 1944 में प्रारंभ की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 89 को। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? बताइए। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो भाई राजा जे चलैया के अध्यक्ष में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 90 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति संबंधित है? तो इनमें से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो भाई जीएसटी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 91 को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 92 को। कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं? तो साथियों कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक आयु के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं? तो ध्यान रखिए 18 से लेकर 70 वर्ष आयु वर्ग के लोग। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 93। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई शहर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94 को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? बताइए। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? बताइए। तो पूंजीवाद होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 95 को। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो साथियों जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1989 में शुरू की गई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथियों जो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला है ये किस राज्य में स्थित है?
शायद ये सवाल तो हमने कराया था भाई स्टार्टिंग में, कर्नाटक राज्य में है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 97। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? मदुरै को। 2 सवाल रिपीट हो गया भाई, ये भी सवाल हमने करा दिया है, यानी 2 सवाल इस क्लास में रिपीट हो चुका है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो साथियों, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम यह किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99। 10 पिन किसके खेल को संदर्भित करता है? बस साथियों, जो 10 पिन शब्द है ये किसके खेल को संदर्भित करता है? तो ये बॉलिंग के खेल को संदर्भित करता है 10 पिन शब्द। सी ऑप्शन बॉलिंग आपका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। 100 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा किसका है? तो हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्त कि आज की सेशन से आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट या कोई क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। आप लगातार अपनी क्लास से बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, तो आप डेली रिवीजन करते रहेंगे भाई, अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करते रहेंगे। समय बिल्कुल भी नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, आपको डेली क्लास करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जो लगातार क्लासेस सुबह 8:30 पे हो रही है और शाम को 7:30 पे हो रही है, आपको क्लास करनी है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में, उसमें लगभग हम और भी अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।